नमस्कार। आज हम एक कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो मतलब बाहर से जितनी रोमांचक है, अंदर से शायद उतनी ही उलझी हुई। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज द हिडन किंग की। एक ऐसी कहानी जिसमें क्राइम है, रोमांस है और पावर, वो तो जैसे हर धागे में बुना हुआ है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इस सीरीज के तीनों सीजन्स का एक अच्छा खासा डिटेल सारांश है। तो आज इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसकी परतें खोलना है। सही कहा। देखना है कि ये किरदार क्या कहते हैं समाज के बारे में, रिश्तों के बारे में, और हाँ, सबसे जरूरी वो पहचान का बोझ जो सत्ता के साथ आता है। हाँ, और हमारा मिशन भी यही है, समझना कि आखिर दिल्ली के सबसे ताकतवर बिजनेस एम्पायर का वारिस, अर्जुन मल्होत्रा। हाँ, अर्जुन मल्होत्रा, जिसके एक इशारे पर शायद शहर की धड़कनें बदल सकती हैं, वो सब कुछ छोड़कर एक मामूली सा डिलीवरी बॉय क्यों बन गया। ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कहानी की आत्मा है। और यहीं से आप कह सकते हैं हमारी पड़ताल शुरू होती है। क्या ये सिर्फ बाहरी दुनिया से मतलब बचने की कोशिश थी, या कहीं वो खुद से भाग रहा था? क्या वो सच में ये जानना चाहता था कि लोग उसे अर्जुन मल्होत्रा को चाहते हैं, या सिर्फ सिर्फ उसके नाम के साथ जुड़ी ताकत और पैसे को? ये सवाल ही बेसिकली कहानी की नींव है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, सीजन 1, जब राजा अपना ताज उतारकर एक अजनबी बन जाता है। अर्जुन मल्होत्रा का इंट्रोडक्शन ही देखिए, कितना वजनदार है। हाँ, दिल्ली का मल्होत्रा एम्पायर, जिसके लिए कहते हैं कि पैसा तो बस साइड इफेक्ट है। हाँ। असली खेल तो रसूख का है, जहां पॉलिटिशियंस हाथ मिलाते हैं, पुलिस अदब से पेश आती है। और दुश्मन? दुश्मन तो नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते हैं। हम्म। लेकिन इसी आप कहिए सुनहरे पिंजरे में अर्जुन मल्होत्रा अकेला है का गायब हो जाना। और गायब भी कैसे हुआ? मतलब कोई लग्जरी एस्केप नहीं, पूरी पहचान ही बदल दी। एग्जैक्टली। अमीर अर्जुन मल्होत्रा बन गया गरीब डिलीवरी बॉय अर्जुन कुमार। तंग गलियों में स्कूटर चलाना, सस्ते हॉस्टल में रहना, ये सिर्फ हालात का बदलना नहीं था, है ना? ये एक खोज थी शायद। हाँ, एक तलाश कि क्या बिना मल्होत्रा नाम के उसे कोई सम्मान देगा, क्या कोई उसे देखेगा। और इसी नई थोड़ी मुश्किल दुनिया में उसे असलियत का एक और चेहरा दिखता है, समाज का। हाँ, और वो चेहरा दिखाती हैं तान्या और रिया जैसी लड़कियां। अमीर, थोड़ी बिगड़ी हुई, और कह सकते हैं पूरी तरह सतही। बिल्कुल। उनका अर्जुन को नीचा दिखाना, उसे बार बार उसकी जगह याद दिलाना। मुझे खासकर तान्या का वो डायलॉग याद है, पुअर बॉयज शुड नो देयर प्लेस। और उस पे अर्जुन का जो जवाब था, शांत लेकिन कितना गहरा। हाँ, किसी को पता ही होता है कि उनकी औकात क्या है, बस तुम लोगों को नहीं। इसमें गुस्सा कम, एक तरह की उदासी ज्यादा थी, थोड़ी हिकारत भी शायद। ये सिर्फ दो किरदारों का टकराव नहीं है, ये समाज पर एक तीखा कमेंट है सही। कि कैसे हम अक्सर इंसान की कीमत उसके कपड़ों या गाड़ी से आंकते हैं। तानिया और रिया को तो अंदाजा भी नहीं था कि वो किसका मजाक उड़ा रही हैं। ये ड्रामेटिक आयरनी दर्शकों को बांधे रखती है। लेकिन इसी अंधेरे में, जहां उसे सिर्फ तिरस्कार मिल रहा था, एक उम्मीद की किरण भी दिखती है, मीरा। हाँ, मीरा, स्टेशनरी की दुकान चलाने वाली एक आम लड़की, ईमानदार, जमीन से जुड़ी हुई, अर्जुन की दुनिया से बिल्कुल अलग। और उसका किरदार बहुत जरूरी है। वो अर्जुन की मदद करती है बिना ये जाने कि वो कौन है। वो छोटी छोटी चीजें, चाय पिलाना, बारिश में तौलिया देना, स्कूटर ठीक करने में मदद, हाँ, ये अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के की गई थी। और मीरा का वो फलसफा कि पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, इंसानियत से होता है, ये अर्जुन के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे। हम्म। ये उस सोच पर चोट थी जिसके साए में वो पला बड़ा था। शायद पहली बार किसी ने उसके नाम के पार देखा था, उसे सिर्फ एक इंसान समझा था। और ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन देखिए, पहचान छिपाने का ये खेल खतरनाक भी था। जैसे जैसे अर्जुन इस नई जिंदगी में थोड़ा सेटल होने लगता है, दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में सुगबुगाहट शुरू होती है। हाँ, कि कोई नया लड़का है, दिखता आम है, पर उसकी बातों में, उसकी आंखों में कुछ तो अलग है। गैंगस्टर्स, छोटे मोटे चोर, यहाँ तक कि पुलिस की नजर भी उस पर पड़ने लगती है। और फिर एंट्री होती है विलन की, राणा। लोकल माफिया बॉस। हाँ, जो अपने इलाके में किसी नए खिलाड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और राणा का शक गहराता जाता है। उसका वो कहना कि कोई डिलीवरी बॉय इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करता, ये दिखाता है कि अर्जुन चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसकी असलियत, उसका ऑरा कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। और यहीं से सीजन 1 का टेंशन हमें सीधा सीजन 2 के धमाके की तरफ ले जाता है। और सीजन 2 तो वाकई छिपे हुए राजा के उदय का सीजन है। शुरुआत ही ऐसी होती है कि होश उड़ जाए। हाँ, राणा अर्जुन को एक मामूली डिलीवरी बॉय समझकर उठा लेता है, शायद सबक सिखाने या फिरौती के लिए।
पर ये राणा की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। बिल्कुल। जिस गोदाम में अर्जुन को रखा है उसके बाहर अचानक रात के अंधेरे में काली एसयूवीज का काफिला, 20 गाड़ियां। हर गाड़ी से निकलते हथियारबंद गार्ड्स, मल्होत्रा सिक्योरिटी फोर्स। वो सीन सिर्फ एक्शन नहीं, वो पावर का खुला प्रदर्शन है। राणा और उसके गुर्गे तो हक्के बक्के रह जाते हैं। और उस सन्नाटे में अर्जुन का वो ठंडा लेकिन बेहद पावरफुल डायलॉग याद है मुझे, गलती ये नहीं कि तुमने मुझे पकड़ा, गलती ये कि तुमने सोचा मैं अकेला हूँ। क्या लाइन थी? ये एक लाइन पूरी सीरीज का टोन सेट कर देती है। निकाब उतर चुका है, या कहिए खिसकना शुरू हो गया है। और ये नकाब सबसे पहले उतरता है मीला के सामने, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। हाँ, अर्जुन उसे एक बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल इवेंट में ले जाता है, ऐसी जगह जहां दिल्ली की सारी क्रीम मौजूद है। मंत्री, उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स। मीरा तो पहले उस चमक धमक को देखकर ही हैरान है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब बड़े बड़े लोग, जिनके नाम सिर्फ अखबारों में पढ़े थे, वो उठकर अर्जुन को सलाम कर रहे हैं, अदब से बात कर रहे हैं। वो भौचक्की रह जाती है। उसके मन में सवाल उठता है, ये कौन है? वो पूछती भी है, तुम ये सब के बीच। और यहाँ अर्जुन का जवाब रिश्ते की एक नई परत खोलता है। वो कहता है, ये मेरी असली दुनिया है और इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसको मुझे प्रूफ करना है, तुम। ये इंटरेस्टिंग है। वो अपनी ताकत दिखा रहा है, पर साथ ही अपनी वल्नरेबिलिटी भी, कि मीरा की नजर में उसकी क्या इज्जत है, ये उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही उसके किरदार की कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तरफ मल्होत्रा एम्पायर का वारिस, दूसरी तरफ मीरा के सामने वो कहीं ना कहीं असुरक्षित है। लेकिन उसी इवेंट में अतीत के कुछ और लोग भी सामने आ जाते हैं। हाँ, तान्या और रिया, वो दोनों भी उस पार्टी में हैं। और जब वो अर्जुन को वीआईपी सेक्शन में नेताओं और उद्योगपतियों के साथ देखते हैं, जाहिर शौक में आ जाती हैं। उनका वो पछतावा और माफी मांगने की कोशिश। हाँ, तान्या कहती है, हमें पता नहीं था। और अर्जुन का जवाब सिर्फ सख्त नहीं, बल्कि एकदम ठंडा, नहीं, तुम जानना ही नहीं चाहती थी, तुम्हें सिर्फ प्राइस टैग्स पसंद थे। सीधा हमला उनकी सोच पर। और जब रिया रिश्ते को एक और मौका देने की बात करती है, तो अर्जुन का जवाब उसके नए कठोर रूप को दिखाता है। कौन सा वाला? मेरे इमोशंस डुप्लीकेट नहीं होते, तुम लोग सिर्फ रिटर्न्स चाहती हो, मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। ये कॉर्पोरेट भाषा है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल इमोशनल दूरी दिखाने के लिए किया गया है। बिल्कुल, जैसे वो अपने पुराने अपमान का बदला ले रहा हो, लेकिन अपने तरीके से, शब्दों से, ठंडेपन से। पर कहानी यहाँ रुकती नहीं। राणा, जो अपनी बेइज्जती भूला नहीं है, वो बदला लेने वापस आता है। अब लड़ाई सिर्फ इलाके की नहीं, वजूद की बन जाती है। और यहीं हम अर्जुन का वो रूप देखते हैं जिसे शायद उसने खुद भी दबा रखा था, उसका डार्क मोड। हाँ, शूट आउट, बाजार में बम की धमकी, पॉलिटिकल प्रेशर, राणा हर हथकंडा अपनाता है। और इसके जवाब में अर्जुन भी पूरी तरह बदल जाता है। काला कुर्ता, चेहरे पर सख्ती, आंखों में कलक चमक। वो अब अर्जुन कुमार, या सिर्फ अर्जुन मल्होत्रा नहीं, वो मल्होत्रा एम्पायर का असली चेहरा है। उसका वो डायलॉग याद है, प्यार के लिए मैं मास्क पहन सकता हूं, पर जन के लिए नहीं। हाँ, ये उसके चरित्र के दो पहलू साफ दिखाता है। मीरा के लिए वो नरम हो सकता है, पर दुश्मनों के लिए बेरहम। और वो बेरहमी दिखती भी है। वो राणा के गैंग को सिर्फ हराता नहीं, कुचल देता है। उनके धंधों पर, उनके इलाकों पर कब्जा कर लेता है। पुरानी दिल्ली का जो वो ग्रे नेटवर्क था, उसका वो एक तरह से अनऑफिशियल किंग बन जाता है। हाँ, अब उसकी ताकत 3 पिलर्स पर खड़ी है: बिजनेस एम्पायर, पॉलिटिकल कनेक्शन और अंडरवर्ल्ड पर पकड़। ये ट्रिपल पावर उसे लगभग अजेय बना देती है। लेकिन खतरनाक भी बहुत ज्यादा। और इसी नई पावर इक्वेशन के साथ कहानी सीजन 3 में जाती है, जिसका फोकस है राजा और उसकी रानी। अब अर्जुन अपनी असली पहचान में है, पहले से ज्यादा ताकतवर। लेकिन सवाल ये है कि क्या मीरा इस नई दुनिया में फिट हो पाएगी? ये सीजन का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। मीरा अब अर्जुन की दुनिया की सच्चाई देखती है। बॉडीगार्ड्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आलीशान पार्टियां। लेकिन साथ ही वो खतरा, वो साजिशें और ताकत का वो नशा जो अर्जुन पर हावी होता दिख रहा है। वो घबरा जाती है, असहज महसूस करती है। उसका अर्जुन से कहना, मुझे तुम्हारा धन नहीं, तुम चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो शायद अब भी उस अर्जुन कुमार को ढूंढ रही है जिससे उसे प्यार हुआ था, न कि इस मिस्टर मल्होत्रा को जिसके चारों ओर सत्ता का कवच है। और अर्जुन भी यहाँ अपनी भावनाएं खुलकर रखता है। वो मीरा के सामने अपना डर, अपना अकेलापन मानता है। उसका कहना, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं अकेला था। तुमने मुझे मेरे पैसे से नहीं, मेरे दर्द से नहीं, मुझे चुना। ये दिखाता है कि मीरा उसके लिए क्यों इतनी खास है। उसने उसे तब अपनाया जब वो कुछ नहीं था।
और इसी इमोशनल कश्मकश के बीच अर्जुन एक बड़ा कदम उठाता है। वो अपने रिश्ते को और मीरा को पब्लिकली एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। और इसके लिए वो चुनता है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोचिए वो सीन, मीडिया का हुजूम, कैमरे, शहर के बड़े लोग, पर्दे के पीछे दुश्मन देख रहे हैं, दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, और उस माहौल में अर्जुन मल्होत्रा आता है, हाथ में मीरा का हाथ थामे। एक साधारण स्टेशनरी शॉप वाली लड़की आज दिल्ली के सबसे शक्तिशाली आदमी के साथ खड़ी है। और फिर अर्जुन वो घोषणा करता है जो सबको चौंका देती है। आज मैं अपने साम्राज्य का भविष्य घोषित कर रहा हूँ, और मेरे साथ होगी वो लड़की जिसका दिल मेरे नाम से नहीं, मेरे इंसान से मिला था। ये सिर्फ रोमांस नहीं, ये एक पावर स्टेटमेंट है। हाँ, दुनिया को बताना है कि उसके लिए क्या मायने रखता है। ये उसके दुश्मनों के लिए भी संदेश है और तान्या, रिया जैसे लोगों के लिए भी। लेकिन असली क्लाइमैक्स तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में आता है, जब एक रिपोर्टर हिम्मत करके वो सवाल पूछ लेता है जो सबके मन में था। हाँ सर, अफवाहें थी कि आप कुछ समय डिलीवरी बॉय बनकर रहे हैं, क्या ये सच है? और अगर हाँ तो क्यों? उस सवाल पर पूरे हॉल में सन्नाटा। अर्जुन मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कॉन्फिडेंस भी है और शायद थोड़ा दर्द भी। वो जवाब देता है, हाँ रहा, ताकि मुझे पता चले कि दुनिया मुझे क्यों चाहती है। और फिर वो शेर वाला रूपक इस्तेमाल करता है, जो पूरी कहानी का सार है, उसका मैनिफेस्टो है। वो कहता है, और मुझे एक बात समझ आई, जब शेर जंगल छोड़कर गलियों में घूमता है तो कुत्तों को लगता है वो कमजोर हो गया है। और जब शेर गरज कर लौटता है तो जंगल का किंग सिर्फ एक होता है। बूम, एक लाइन, कई निशाने। बिल्कुल। तान्या, रिया के लिए जवाब, राणा के लिए चेतावनी, उन सब के लिए जिन्होंने उसे कमजोर समझा था। और शायद मीरा के लिए गर्व का पल कि जिस इंसान से उसने प्यार किया वो वाकई एक शेर है। ये डायलॉग अर्जुन की पूरी यात्रा को, उसकी पहचान की खोज को और उसकी सत्ता की वापसी को एक फ्रेम में बांध देता है। तो कहानी का अंत ऐसे होता है कि अर्जुन मल्होत्रा अब दिल्ली के पावर स्ट्रक्चर में एक ऐसी हस्ती है जिससे लोग डरते भी हैं और शायद कुछ हद तक इज्जत भी करते हैं। एक माफिया इंडस्ट्रियलिस्ट, पर शायद अपने उसूलों वाला। और इस सफर में मीरा उसकी साथी है, उसकी नैतिक मार्गदर्शक। वो शायद उसे पूरी तरह बदल ना पाए, पर वो उसे याद दिलाती रहती है कि सत्ता के इस खेल में इंसानियत कहाँ है। वो उसकी ज़मीर की आवाज़ है एक तरह से। तो वो मिलकर शहर पर राज करते हैं, लेकिन ये राज सिर्फ ताकत का नहीं, इसमें प्यार, वफादारी और शायद एक अजीब से नैतिक संतुलन की भी जगह है। बड़ा दिलचस्प डायनामिक है। तो इस पूरी पड़ताल से हमने क्या समझा? द हिडन किंग सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर या रोमांस ड्रामा नहीं है। नहीं, ये कहानी पहचान के संकट पर, सच्चे रिश्तों की तलाश पर और सत्ता के असली चेहरे पर एक टिप्पणी है। अर्जुन का सफर दिखाता है कि बाहरी दिखावा, पद, पैसा कितना भ्रामक हो सकता है। इंसान की असली कीमत शायद इन सबसे परे है। और ये भी कि सत्ता एक दोधारी तलवार है। ये आपको ताकत देती है, पर आपकी आत्मा को भी परखती है। अर्जुन को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भी मीरा के मूल्यों का, उसकी इंसानियत का सम्मान करना सीखना पड़ता है। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही शायद असली चुनौती है। और ये कहानी हमें अपने आसपास देखने पर भी मजबूर करती है ना? क्या हम भी लोगों को अक्सर उनके बाहरी आवरण से नहीं आंकते? क्या समाज में रुतबे, पैसे, शक्ल, सूरत को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिलती है? हाँ, अर्जुन को अपनी सच्चाई जानने के लिए एक मुखौटा पहनना पड़ा। क्या ये हमारे समाज की सच्चाई नहीं दिखाता? बिल्कुल। क्या वाकई में पावरफुल लोगों को या फेमस लोगों को अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए या शायद एक सच्चा रिश्ता पाने के लिए ऐसे मुखौटों का सहारा लेना पड़ता है? ये सवाल थोड़ा बेचैन करता है। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अर्जुन ने अपनी पहचान छिपाकर, एक झूठ का सहारा लेकर अपना सच्चा प्यार पाया। तो क्या अंत साधन को सही ठहराता है? क्या वाकई में शक्तिशाली लोगों के लिए प्रामाणिकता तक पहुंचने का रास्ता इतना जटिल होता है? और अगर हाँ, तो ये हमारे समाज के मूल्यों के बारे में क्या कहता है? क्या हम असल इंसान को पहचानने में नाकाम हो रहे हैं जब तक कि वो किसी न किसी रूप में छिपाना हो? ये सोचने वाली बात है, और शायद यही इस कहानी की असली गहराई है। उम्मीद है आपको द हिडन किंग की इस परत दर परत पड़ताल में हमारे साथ मजा आया होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।